Hello students, welcome to our channel. So today we are going to start with the topic that is nutrition in human beings. तो हमने हमारे लास्ट पार्ट में जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं लाइफ प्रोसेसेस, तो लास्ट पार्ट में हमने ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन देखा था कि कैसे प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं और कैसे सनलाइट CO2 जो है वो असेंशियल क्लोरोफिल जो है ये एसेंशियल होते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए। ठीक है, साथ ही साथ हमने उसके बाद देखा था हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में हमने यूनिसेल्यूलर में अमीबा पढ़ा था और मल्टी सेल्यूलर में हम ह्यूमन बींग्स पढ़ेंगे। यूनिसेल्यूलर में हमने अमीबा पढ़ा था कि कैसे ये अपने न्यूट्रिशन ऑब्टेन करते हैं, और अब हम ह्यूमन बींग्स में देखेंगे कि न्यूट्रिशन कैसे होता है, कैसे न्यूट्रिशन लिया जाता है और कैसे फूड को डाइजेस्ट किया जाता है। ठीक है, न्यूट्रिशन इज ह्यूमन बीइंग। लेट्स स्टार्ट विद इट। द एलिमेंट्री कैनाल इज बेसिकली अ लॉन्ग ट्यूब एक्सटेंडेड फ्रॉम माउथ टू द एंड। तो एलिमेंट्री कैनाल जो है ये हमारा फूड के जो भी कॉम्पोनेंट्स होते हैं वो फ्रॉम फूड टू अनडाइजेस्टेड वेस्ट जो हमारा कन्वर्जन होता है वहाँ से लेकर जो है पूरे सिस्टम को हम एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं। तो एलिमेंट्री कैनाल क्या है, माउथ से लेकर एनस तक जो है ये हमारी एलिमेंट्री कैनाल होती है। जैसे देखो माउथ, फिर माउथ से लेके ये ईसोफेगस, देन स्टमक, फिर उसके बाद इंटेस्टाइन एंड देन एनस। इस पूरे को इन्होंने एलिमेंट्री कैनाल बोला है। ठीक है, इन फिगर 5.6, ये रहा फिगर आपका 5.6, वी कैन सी दैट द ट्यूब हैज़ डिफरेंट पार्ट्स। तो इसे जो हम एलिमेंट्री कैनाल बोल रहे हैं ये बहुत लंबी सी ट्यूब है जो माउथ से लेके एनस तक है, जो मैंने आपको दिखाई भी थी। इस ट्यूब में जो है अलग अलग पार्ट्स होते हैं। वेरियस रीजन्स आर स्पेशलाइज टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। देखो आपने थोड़ा बहुत तो आपको डाइजेशन का आइडिया होगा क्योंकि आपने छोटी क्लासेस में भी ये पढ़ा होगा, चाहे आपने 6th में पढ़ा हो चाहे आपने 4th में पढ़ा हो, पर पढ़ा ज़रूर होगा एक बार तो कहीं ना कहीं। ठीक है, तो पूरी जो एलिमेंट्री कैनाल है जो वो कह रहे हैं कि माउथ से लेके एनस तक है, माउथ से स्टार्ट होके एनस पे एंड हो रही है। इसमें हमारे पास कुछ कंपोनेंट्स है जैसे कि माउथ है, फिर ईसोफेगस है, फिर स्टमक है। तो ओवरऑल को तो हम एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं, पर उसमें कुछ पार्ट्स हैं। ये पार्ट्स में क्या होता है, इन पार्ट्स में अलग अलग पार्ट्स का अलग अलग फंक्शन होता है। जैसे स्टमक है, ठीक है, स्टमक का काम अलग होगा। स्मॉल इंटेस्टाइन है, उसका काम स्टमक से अलग होगा। लार्ज इंटेस्टाइन है, उसका क्या काम है। ठीक है, ईसोफेगस है, उसका क्या काम है। माउथ का क्या काम है, एनस का क्या काम है। तो ऐसे ही ये हमारे अलग अलग पार्ट्स जो है एलिमेंट्री कैनाल के, इनके अलग अलग फंक्शंस होते हैं। वॉट हैपन्स टू द फूड वंस इट एंटर्स आवर बॉडी, वी शैल डिस्कस दिस प्रोसेस हेयर। तब होता क्या है, हमें अपना न्यूट्रिशन कहाँ से मिलता है, इंसानों को, हम सबको अपना न्यूट्रिशन फूड से मिलता है और हम ह्यूमन बींग खाना खाते हैं, है ना। अब ये जो हम खाना खा रहे हैं इसका मुंह में डालने के बाद इसका क्या होता है वो पूरा मैकेनिज्म अब हम पढ़ने वाले हैं। एक्टिविटी 5.3 है, टेक 1 ml starch solution 1% in test tube A and B, add 1 ml saliva to it in test tube A and leave both the test tube undisturbed for 20 to 30 minutes. Now add a few drops of dilute iodine to the test. In which test tube do you observe the color change? What does this indicates about the presence or absence of starch? ओके, सो बेसिकली ये वाली जो एक्टिविटी है ना ये स्टार्च की डिटेक्शन पे बेस्ड है। ठीक है, क्योंकि देखो हम कोई भी खाना खाएंगे तो इन्होंने क्या किया है, इन्होंने ना मैं आपको एक्टिविटी समझा देती हूँ, इसका रिज़ल्ट हम आपको अपने आप मिल जाएगा जब हम आगे पढ़ेंगे ना टॉपिक को, उसी में आपको इसका आंसर मिल जाएगा। देखो इन्होंने क्या किया है, इन्होंने 2 टेस्ट ट्यूब्स ली। एक है ये एक टेस्ट ट्यूब ए, दूसरी टेस्ट ट्यूब बी। दोनों के अंदर हमने क्या डाल दिया, दोनों के अंदर स्टार्च डाल दिया। ठीक है, इन दोनों के अंदर क्या डाल दिया, इन दोनों के अंदर स्टार्च डाल दिया। ठीक है, अब टेस्ट ट्यूब ए में हमने क्या किया, स्टार्च डला हुआ था, साथ ही साथ हमने ना सलाइवा डाल दिया। सलाइवा क्या होता है, जो हमारे मुंह में लिक्विड जैसा सब्सटेंस आता है, दैट इज सलाइवा। ओके, तो सलाइवा जिसे हम थूक भी बोलते हैं, तो ये सलाइवा जो है ये डाल दिया स्टार्च के अंदर इन टेस्ट ट्यूब ए। टेस्ट ट्यूब बी में कुछ भी नहीं किया और दोनों को ही 20 to 30 मिनट्स के लिए अनडिस्टर्ब छोड़ दिया। उसके बाद हमने आयोडीन डाल के देखा, चेक किया कि स्टार्च किस में प्रेजेंट है, ए में प्रेजेंट है, बी में प्रेजेंट, दोनों में स्टार्च प्रेजेंट है या फिर किसी एक में स्टार्च प्रेजेंट नहीं है। तो कॉमन सी बात है
जो बी है उसके अंदर तो स्टार्च प्रेजेंट होगी, लेकिन जो ए टेस्ट ट्यूब है उसमें स्टार्च प्रेजेंट नहीं होगी। क्यों? क्योंकि स्टार्च का डाइजेशन जो है वो सलाइवा करेगा। ठीक है, तो हमारा जो डाइजेशन का प्रोसेस है वो हम कहते हैं कि हमारा खाना डाइजेस्ट हो रहा है, तो खाना जो है वो स्टमक में डाइजेस्ट हो रहा है, क्योंकि मेजरली स्टमक में ही डाइजेशन होता है जो हमें लगता है। बट अगर हम देखें तो हमारा डाइजेशन माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है। डाइजेशन जो है, डाइजेशन स्टार्ट्स फ्रॉम माउथ। माउथ से ही डाइजेशन शुरू हो जाता है। ठीक है, अब कैसे शुरू होता है, लेट्स बिगिन विद इट। ठीक है, वी ईट वेरियस टाइप्स ऑफ फूड विच हैज़ टू पास थ्रू द सेम डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। तो होता क्या है, हम अलग अलग तरीके का खाना खाते हैं। कभी हम फ्रूट्स खाते हैं, कभी हम वेजिटेबल्स खाते हैं, कभी हम पल्सेस खाते हैं, अगर कोई नॉन वेजिटेरियन है तो वो नॉन वेज खाते हैं। तो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट हमारा सेम है, मतलब माउथ से लेकर एनस तक जो भी है ये सारे कंपोनेंट्स हमारे सेम है, जबकि खाना हम अलग अलग खाते हैं। नेचुरली द फूड हैज़ टू बी प्रोसेस्ड टू जनरेट पार्टिकल्स विच आर स्मॉल एंड ऑफ द सेम टेक्सचर। अब होता क्या है, जब हम खाना खाते हैं तो अगर हम फ्रूट खाते हैं तो फ्रूट का टेक्सचर अलग होता है, और नॉन वेज खा रहे हो आप उसका टेक्सचर अलग होगा, वेजिटेबल खा रहे हो उसका टेक्सचर अलग होगा, अगर आप कोई दाल खा रहे हो उसका टेक्सचर अलग होगा, राइट। तो हमें क्या करना होता है, हमें सेम टेक्सचर और सेम साइज़ में पार्टिकल को लेकर आना होता है। दिस इज़ अचीव्ड बाई क्रशिंग द फूड विथ आर टीथ। तो हम क्या करते हैं, अब देखो कभी कभार होता है कि आप कुछ भी खा रहे हो, फ्रूट्स खा रहे हो या आप चपाती खा रहे हो, तो दोनों का टेक्सचर अलग है, दोनों का साइज़ अलग है। कि आप फ्रूट ले रहे हो तो आप कितना छोटा फ्रूट ले रहे हो, जैसे आप अगर अनार लेते हो तो वो बहुत छोटे 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 पार्टिकल्स में होता है ऑलरेडी, राइट। फिर अगर आप एक एप्पल खा रहे हो तो वो डिपेंड, अगर एप्पल की स्लाइस बड़ी होती है तो कंपैरेटिवली वो बड़ी ही होगी एक, अगर आप पोमेग्रेनेट से कंपेयर करो, एक अनार से कंपेयर करो। तो क्योंकि साइज़ जो पार्टिकल्स का होता है, हमें स्मॉल साइज़ और सेम टेक्सचर को अचीव करना होता है, उसके लिए हम क्या करते हैं, हम क्रश करते हैं, खाना को खाते हैं, मुँह से चबाते हैं, और मतलब चबाते किससे, दांतों से, टीथ से। सिंस द लाइनिंग ऑफ द केनाल इज़ सॉफ्ट। अब क्योंकि जो केनाल हमारी है इसकी लाइनिंग सॉफ्ट होती है, अंदर से आपकी जो एलिमेंट्री केनाल है वो सॉफ्ट होती है। द फूड इज़ ऑल्सो वेटेड टू मेक इट्स पैसेज स्मूथ। तो हम चाहते हैं कि हम जब खाना अंदर लें, खाएं, तो उसका पैसेज स्मूथ हो, वो बीच में रुके ना। तो वो कैसे अचीव करते हैं, जब हम खाना खाते हैं तो साथ में खाना थोड़ा गीला होता है। आपने नोटिस किया होगा कि आप जैसे रोटी खा रहे हो तो रोटी तो जनरली सूखी है, फिर आप किसी सब्ज़ी के साथ खा रहे हो, सब्ज़ी भी सूखी है, उसमें इतना कोई पानी नहीं होता। बट अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप अगर खाना मुंह से बाहर निकाल देते हो, वॉमिट मतलब जैसे होता है ना, मुंह में कुछ फंस जाता है और आपको लगता है मिर्ची है बहुत ज़्यादा, तो खाना आप बाहर निकालोगे तो आपको दिखेगा कि वो गीला गीला सा होता है निगलने से पहले, अगर आप देखो तो लाइनिंग जो है केनाल की सॉफ्ट होती है। तो हम क्या करते हैं, खाने को थोड़ा सा वेट करना भी ज़रूरी होता है, ताकि खाना स्मूथली पूरा पास हो जाए हमारे स्टमक तक। ठीक है, when we eat something we like our mouth waters। तो हम कहते हैं हमारे मुंह में पानी आ रहा है, किसी चीज़ को देख के मुंह में पानी आ रहा है, और यूजुअली आप खा रहे हो तो आपको लगता है कि मुंह में हमारे पानी आ रहा है, बट दिस इज़ एक्चुअली नॉट ओनली वाटर बट अ फ्लूइड कॉल्ड सलाइवा। अब ये जो मुंह में पानी आ रहा है, हम बोलते हैं ना कि यार खाना देख के मुंह में पानी आ गया, तो मुंह में पानी तो आता है पर वो पानी पानी नहीं होता, वो फ्लूइड होता है। ठीक है, उस फ्लूइड को हम बोलते हैं सलाइवा। और ये सलाइवा कौन सिक्रीट करता है, सिक्रीटेड बाय सलाइवरी ग्लैंड्स। तो सलाइवरी ग्लैंड्स जो हैं वो सलाइवा सिक्रीट करती हैं, और ये सलाइवा जो है ये खाने को सॉफ्ट करता है। ठीक है, उसको थोड़ा वेट करता है, उसको सॉफ्ट करता है, हमारे टीथ खाने को क्रश करते हैं। ठीक है, ये सारा काम हमारा कहाँ पर हो रहा है, ये सारा काम हमारा माउथ में हो रहा है। अगर आपसे कोई लिख दे कि आपको पूरा डाइजेशन बताना है, फ्रॉम माउथ टू एनस वाला पूरा ही बताना है, तो आप ये बताओगे। ठीक है, अनदर एस्पेक्ट ऑफ द फूड वी इंजेस्ट इज़ इट्स कॉम्प्लेक्स नेचर। अब एक और एस्पेक्ट क्या होता है कि जब हम खाना खा रहे हैं ना, तो खाना इनिशियली कॉम्प्लेक्स होता है। हमें ये बात पता है कि हम जो खाना खाते हैं सराउंडिंग से वो कॉम्प्लेक्स होता है, और हम डाइजेस्ट करके उसको सिंपलर नेचर में या सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करते हैं,
और ये सिंपलर सब्सटेंसेस जो हैं हमारी बॉडी यूज़ कर पाती है। हमारी बॉडी जो है वो सिंपलर सब्सटेंसेस को यूज़ करती है, पर सराउंडिंग से जो हम खाना खाते हैं वो कॉम्प्लेक्स में होता है। तो हमें खाने का ब्रेक डाउन करना होता है फ्रॉम कॉम्प्लेक्स टू सिंपलर सब्सटेंसेस, ताकि हमारी बॉडी उस सिंपलर सब्सटेंसेस को यूज़ कर सके, ग्रोथ और रिपेयर कर सके, और हमारे सारी लाइफ प्रोसेसेस को पूरा करवाने के लिए एनर्जी दे सके। ठीक है। Another aspect of food we ingest is its complex nature. If it is to be absorbed from alimentary canal, it has to be broken into smaller molecules. अब क्योंकि इसका नेचर कॉम्प्लेक्स होता है, तो अगर हम चाहते हैं कि हमारे एलिमेंट्री कैनाल से खाना अब्जॉर्ब हो मतलब सारे न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो हमारे एलिमेंट्री कैनाल जो है उसको अब्जॉर्ब करे और बाद में उसको ब्लड में ट्रांसपोर्ट करके सारे बॉडी के सेल्स तक लेकर चली जाए, उसके लिए हमें उसको तोड़ना होगा, ब्रोकन करना होगा इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स। दिस इज़ डन विद द हेल्प ऑफ बायोलॉजिकल कैटलिस्ट कॉल्ड एंजाइम्स। तो एंजाइम्स जो हैं बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं। क्या होते हैं बायोलॉजिकल कैटलिस्ट? मैंने आपको पहले भी बताया था, कैटलिस्ट वो होते हैं जो किसी रिएक्शन को जल्दी करवा देते हैं, और जो हमारी बॉडी में कैटलिस्ट यूज़ हो रहे होते हैं उनको हम बायोलॉजिकल कैटलिस्ट बोलते हैं, और इन्हीं बायोलॉजिकल कैटलिस्ट का नाम हम एंजाइम्स भी दे देते हैं। राइट, ओके। तो देखो, अब हमने बायोलॉजिकल कैटलिस्ट जो है एंजाइम्स, इनकी प्रेजेंस में खाने का ब्रेकडाउन होता है। द सलाइवा कंटेन एन एंजाइम कॉल्ड सलाइवरी अमाइलेज। तो सलाइवरी अमाइलेज, अब सलाइवा क्या है? सलाइवा जो है ये एक फ्लूइड है जो सलाइवरी ग्लैंड्स जो है सिक्रीट करती हैं सलाइवा। ठीक है। सलाइवा कंटेन्स सलाइवरी अमाइलेज। सलाइवा के पास सलाइवरी अमाइलेज होता है। सलाइवरी अमाइलेज क्या है? सलाइवरी अमाइलेज होता है एक एंजाइम दैट ब्रेक्स डाउन स्टार्च विच इज़ अ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल टू गिव सिंपल शुगर। इसकी वजह से ही हम कहते हैं दैट डाइजेशन स्टार्ट्स फ्रॉम माउथ। जो डाइजेशन है वो माउथ से ही शुरू हो जाती है, क्योंकि डाइजेशन का मतलब ही होता है कि कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को आप सिंपलर सब्सटेंस में तोड़ रहे हो, ब्रेक डाउन कर रहे हो, एक बड़े मॉलिक्यूल को छोटे मॉलिक्यूल में तोड़ रहे हो, यही होता है डाइजेशन। और क्योंकि हमारे माउथ में जब हम खाना खाते हैं तो हमारी जो एलिमेंट्री कैनाल है उसकी लाइनिंग सॉफ्ट होती है, उसका पैसेज स्मूथ रहे, इसी की वजह से हम खाने को क्रश करते हैं अपने दांतों से। और साथ ही साथ हमारे माउथ में सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं जो सलाइवा सिक्रीट करती है। ये सलाइवा खाने को वेट करता है ताकि उसका पैसेज जो है वो स्मूथ रहे। और ये जो सलाइवा है ये एक एंजाइम प्रेजेंट होता है सलाइवा के अंदर, जिस एंजाइम को हम सलाइवरी अमाइलेज बोलते हैं। ये सलाइवरी अमाइलेज क्या करता है? स्टार्च जो है खाने के अंदर, जो स्टार्च है उसको ब्रेक डाउन करता है, मतलब उसको तोड़ता है और उसको कन्वर्ट करता है सिंपल शुगर में। किस में कन्वर्ट करता है? सिंपल शुगर में। और ये सिंपल शुगर जो है हमारी बॉडी अब्जॉर्ब कर सकती है। ठीक है, इसीलिए हम बोलते हैं डाइजेशन स्टार्ट्स फ्रॉम माउथ। और यही रीज़न है कि जब हमने ये एक्टिविटी परफॉर्म की थी तो टेस्ट ट्यूब ए में हमने सलाइवा डाला था तो सलाइवा के अंदर जो एंजाइम था सलाइवरी अमाइलेज, उसने स्टार्च का ब्रेक डाउन कर दिया और उसको सिंपल शुगर्स में कन्वर्ट कर दिया। जबकि टेस्ट ट्यूब बी में सिर्फ स्टार्च था और कुछ भी नहीं था, हमने सलाइवा नहीं डाला था। इसलिए जब हमने आयोडीन टेस्ट किया तो हमें ब्लू ब्लैक कलर बी टेस्ट ट्यूब में देखने को मिलता है, ए टेस्ट ट्यूब में देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि उसमें क्या होता है, स्टार्च जो है वो ब्रेक डाउन हो चुका होता है सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम की वजह से और कन्वर्ट हो चुका होता है सिंपल शुगर के अंदर। तो ये आपका सबसे पहला डाइजेशन है कि स्टार्च का कन्वर्जन होता है सिंपल शुगर के अंदर। कहाँ पे होता है? माउथ में होता है। और कौन करवाता है? सलाइवरी अमाइलेज करवाता है जो सलाइवा में प्रेजेंट होता है। ठीक है। द फूड इज़ मिक्सड थरली विद सलाइवा। खाना जो है वो सलाइवा के साथ अच्छे से मिक्स होता है हमारे माउथ के अंदर एंड मूव्ड अराउंड द माउथ वाइल च्यूइंग बाय द मस्कुलर टंग। और ये हमारे माउथ में घूमता रहता है, सलाइवा में मिक्स होता रहता है और हमारी जो मस्कुलर टंग है उसकी वजह से होता है। और हम जब च्यू कर रहे होते हैं, मतलब खाना खा ही रहे होते हैं, उसी टाइम पे हमारा सलाइवा के साथ खाना मिक्स भी हो रहा होता है। इट इज़ नेसेसरी टू मूव द फूड इन अ रेगुलेटेड मैनर अलॉन्ग द डाइजेस्टिव ट्यूब सो दैट इट कैन बी प्रोसेस्ड प्रॉपरली इन ईच पार्ट। अब हम चाहते हैं कि हमारा खाना
जो है वो हमारे फूड पाइप में ही जाए, सांस की नली में ना चले जाए। आप आगे पढ़ोगे या मैं आपको बता ही देती हूँ कि हमारा होता क्या है बेटा, जैसे यहाँ पे कि आपका ईसोफेगस है, यहीं पे आपके सेम इधर की तरफ ना ट्रेकिया होता है, जिसे आप विंड पाइप बोलते हो, सांस की नली भी कहते हो। तो खाना क्या होता है ना, कभी कभार जैसे कहते हैं ना, खाते खाते हम बोलते हैं और हमें फिर खांसी उठ जाती है। तो खांसी क्यों होती है, क्योंकि खाना हमारा ना ऐसे विंड पाइप में चला जाता है, जबकि उसे ऐसे फूड पाइप में जाना होता है, पर क्योंकि हमारा यहाँ विंड पाइप में खाना चला जाता है, ठीक है, इसलिए हमें खांसी उठती है। अभी आगे इसको मैं और समझाऊंगी, ठीक है। तो खाना जो है ना, उसकी मूवमेंट हमें एक अच्छे मैनर में, एक रेगुलेटेड मैनर में चाहिए होती है। द लाइनिंग ऑफ द कैनाल हैज़ मसल्स दैट कॉन्ट्रैक्ट रिदमिकली इन ऑर्डर टू पुश द फूड फॉरवर्ड। तो जो लाइनिंग होती है कैनाल की, मतलब जैसे ये एलिमेंट्री कैनाल है, तो एलिमेंट्री कैनाल की लाइनिंग हो गई, जैसे ये लाइनिंग हो गई, ठीक है। तो ये लाइनिंग क्या करती है, ये हेल्प करती है कि खाने को आगे जाने दें, ठीक है, उसके मूवमेंट में हेल्प करती है। These peristaltic movements occur all along the gut, और ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स होते रहते हैं, मेनली ये हमारे ईसोफेगस में होते हैं, बाकी में भी होते हैं। बट आप आपने कभी नोटिस किया, आप खाना खाते हो तो आपको कभी कभार महसूस हो रहा है कि हाँ हमारा खाना ना हमारे पेट के अंदर जा रहा है, तो वो, और जो हम मूवमेंट्स करते हैं जब हम खाना खाते हैं, तो हमारा जो पाइप है, जो ईसोफेगस होता है, जो फूड पाइप होता है, वो हल्का सा मूव करता है आगे पीछे, ठीक है। तो उसी मूवमेंट्स को हम बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स, आप जो कहना चाहो, ठीक है। और ये इम्पॉर्टेंट है, आप जब भी ईसोफेगस के बारे में लिखोगे तो आपको लिखना होगा कि पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स जो हैं वो ईसोफेगस कॉज करता है, ठीक है। फ्रॉम द माउथ द फूड इज टेकन टू स्टमक थ्रू द फूड पाइप। तो फूड पाइप जो है और ईसोफेगस, तो खाना हमने खाया और माउथ से हमारे स्टमक तक खाना जो है वो ईसोफेगस यानी कि फूड पाइप जो है वो लेके जाता है, ठीक है। लेट्स चेंज द कलर, येलो अच्छा लग रहा था वैसे। द स्टमक इज़ अ लार्ज ऑर्गन विच एक्सपैंड्स व्हेन फूड एंटर्स इट। स्टमक जो है ये एक बड़ा ऑर्गन होता है, और जब खाना इसके अंदर आता है तो ये थोड़ा फूल जाता है, थोड़ा मतलब एक्सपैंड कर जाता है अपने साइज़ में। कभी आपने नोटिस किया हो तो खाना खाने के बाद जो है ना, आपको महसूस होगा कि आपका पेट थोड़ा निकला हुआ है, ठीक है, मतलब थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। The muscular walls of the stomach helps in the mixing of the food thoroughly with more digestive juices. तो अब हमारा स्टमक में भी डाइजेशन होता है। हमारा डाइजेशन कहाँ पे हुआ था, माउथ में भी हुआ था, पर वहाँ पे स्टार्च का डाइजेशन हुआ था, इसलिए हम कहते हैं डाइजेशन माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है। स्टमक में बाकी सारी चीज़ों का डाइजेशन होगा। तो डाइजेशन कैसे होगा, जो डाइजेस्टिव जूसेस है, मतलब वो सारे लिक्विड, वो सारा फ्लूइड जो हम डाइजेशन के लिए यूज़ करेंगे फूड के, उसको हमने डाइजेस्टिव जूसेस बोला। तो जो मस्क्यूलर वॉल्स है स्टमक की, अब पता है स्टमक जो है मस्क्यूलर तो हो गई, तो स्टमक की जो वॉल्स होती है वो हेल्प करती है मिक्स करने में फूड को विद मोर डाइजेस्टिव जूसेस। तो जैसे हमारी टंग के थ्रू हम खाना जब चबा रहे होते हैं, उसी के साथ हम टंग के साथ पूरा मूवमेंट करते हैं माउथ में जब खाना खा रहे होते हैं, तो खाना जो है वो हमारा सलाइवा के साथ मिक्स होता है। सिमिलरली जो हमारा स्टमक है, स्टमक की जो वॉल्स होती हैं वो हेल्प करती है मिक्स करने में किसको, डाइजेस्टिव जूसेस के साथ फूड को। द डाइजेशन इन स्टमक इज टेकन केयर बाय गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट ऑन द वॉल ऑफ स्टमक। अब स्टमक की जो दीवार है, स्टमक की जो वॉल है, उसमें प्रेजेंस होती है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। क्या प्रेजेंस होती है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, और ये डाइजेस्टिव जूसेस जिनको हम गैस्ट्रिक जूसेस भी बोलते हैं। देखो बेटा, स्टमक है, ये स्टमक की वॉल है। अब स्टमक की जो ये वॉल है ना, इस वॉल पे हमने माना हमारी क्या प्रेजेंट होती है, हमारी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। और स्टमक में प्रेजेंट है तो इसको हमने बोला गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। ये गैस्ट्रिक ग्लैंड जो है वो सिक्रीट करती है, क्या, सिक्रीट करती है, क्या सिक्रीट करती है, गैस्ट्रिक जूसेस सिक्रीट करती है। क्योंकि ये गैस्ट्रिक जूसेस हमारे डाइजेशन के काम आते हैं, तो इनको हम डाइजेस्टिव जूसेस भी बोलते हैं, ठीक है। जूसेस ऐसे ही बोला हुआ है,
मतलब बेसिकली लिक्विड है ना, इसलिए उन्होंने इसको जूसेस कहा गया है। ठीक है, ओके। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ द स्टमक, these release hydrochloric acid, a protein digestive enzyme called pepsin and mucus। बेटा वेरी 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 इम्पोर्टेंट। हमने सबसे पहले देखा कि स्टार्च का डाइजेशन होता है और सलाइवरी अमाइलेज करवाता है। सबसे पहला एंजाइम हमने पढ़ा जो डाइजेशन में यूज़ हो रहा है। सवाल आ सकता है कि डाइजेशन में कौन कौन से एंजाइम्स यूज़ होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। या यहाँ से सवाल स्टमक से कैसे आ सकता है कि कैसे स्टमक डाइजेशन करता है, स्टमक में क्या कैसे डाइजेशन होती है। तो कैसे डाइजेशन होती है, जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं जो प्रेजेंट होती है स्टमक की वॉल्स पे, वो रिलीज़ करती हैं, क्या रिलीज़ करती हैं, गैस्ट्रिक जूसेस रिलीज़ करती हैं। क्या क्या रिलीज़ करती हैं, एक तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज़ करती है, एक पेप्सिन रिलीज़ करती है। पेप्सिन क्या है, पेप्सिन होता है प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम, मतलब ये एंजाइम प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। ठीक है, और म्यूकस, अब ये म्यूकस क्या होता है, तो देखो अब पढ़ते हैं इसे। द हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स क्रिएट एन एसिडिक इन्वायरमेंट विच फैसिलिटेट्स द एक्शन ऑफ एंजाइम पेप्सिन। अब हमने क्या किया, पेप्सिन को रिलीज़ करवाया, लेकिन पेप्सिन जो है वो एसिडिक इन्वायरमेंट में काम करता है, मतलब एसिडिक मीडियम में काम करता है, तो उसके लिए हमें एसिड चाहिए होगा। इसीलिए हमारा स्टमक जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी रिलीज़ करता है जो पेप्सिन के एक्शन को फैसिलिटेट करवाता है। तो यहाँ आपसे 1 मार्कर में 2 मार्कर में MCQ में पूछा जा सकता है कि कैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड की क्या ज़रूरत है। पेप्सिन की ज़रूरत है वो हमें समझ में आ गया, बट हाइड्रोक्लोरिक एसिड की क्यों ज़रूरत है, क्योंकि पेप्सिन का एक्शन करवाने के लिए हमें एसिडिक इन्वायरमेंट चाहिए होता है, इसलिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड चाहिए होता है। व्हाट अदर फंक्शन डू यू थिंक इज सर्व्ड बाय एसिड, और एसिड क्या काम करता है, तो देखो एसिड और क्या काम करता है कि जो भी बैक्टीरियाज होते हैं, एसिडिक इन्वायरमेंट क्रिएट करता है, तो जो भी बैक्टीरियाज होते हैं जो हमें बीमारी कॉज कर सकते हैं वो एसिड से मर जाते हैं। ठीक है, एसिड से मर जाते हैं। वैसे तो हमारी बॉडी के अंदर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हार्श होता है, लेकिन क्योंकि एसिडिक इन्वायरमेंट और हो जाता है, क्योंकि बैक्टीरियाज ना कुछ ऐसे होते हैं जो हाई टेम्परेचर में भी सर्वाइव कर जाते हैं, तो उस केस में अगर खाने के थ्रू कोई बैक्टीरिया हमारे पेट में आ रहा होता है तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड से वो मर जाता है, और अगर बच जाता है अच्छा खासा रेजिस्टेंट होता है, फिर तो बीमारी हो ही जाती है। द म्यूकस प्रोटेक्ट्स द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक फ्रॉम द एक्शन ऑफ एसिड अंडर नॉर्मल कंडीशन। अब होता क्या है, ये आपका स्टमक हो गया, ठीक है, तो ये आपका स्टमक हो गया। ठीक है, अब स्टमक में क्या होता है ना बेटा, स्टमक की वॉल्स हो गई, जैसे अपने ये सारी वॉल्स है स्टमक की, ये पूरी स्टमक की वॉल्स है जिसमें गैस्ट्रिक ग्लैंड्स भी होती हैं। ठीक है, अब देखो स्टमक की वॉल्स है, अब ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रीट करती है। अब ये जो लाइनिंग हो रखी है ना स्टमक की वॉल्स के ऊपर, जैसे हम बोलते हैं ना सिंपल एपिथेलियम, कंपाउंड एपिथेलियम प्रेजेंट होती है, तो ऐसे यहाँ पे स्टमक में भी हमारे एपिथेलियम प्रेजेंट होती है। अब जो एपिथेलियम है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो हार्श एसिड होता है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड की वजह से जो है वो हमारी ये एपिथेलियम डैमेज ना हो जाए, तो म्यूकस की लेयर सिक्रीट होती है। ये म्यूकस की लेयर क्या करती है, एपिथेलियम के ऊपर लेट जाती है। ठीक है, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड से प्रिवेंट करती है। ठीक है, तो म्यूकस क्या करता है, इनर लाइनिंग जो होती है स्टमक की उसको एसिड से बचा के रखता है कि वो एसिड से जल ना जाए, ख़राब ना हो जाए। ओके, We have often heard adults complaining about acidity. Can we relate this to above? Of course, yes, we can relate this. लोग कहते हैं हमें एसिडिटी हो गई, क्यों हो गई, एसिडिटी का मतलब क्या होता है कि आपकी बॉडी ने ज़्यादा एसिड सिक्रीट कर दिया, और अब वो एसिड जो है वो इतना ज़्यादा है कि म्यूकस आपकी लाइनिंग को प्रिवेंट कर रहा था। एसिडिटी में क्योंकि होता क्या है कि उनकी जो इनर लाइनिंग होती है, जैसे देखो एसिडिटी होती है ना तो पेट में दर्द महसूस होता है, जलन सी महसूस होती है। ऐसा क्यों, क्योंकि एसिडिटी में आपकी बॉडी ने HCl प्रोड्यूस कर दिया, लेकिन या तो वो ज़्यादा क्वांटिटी में हो गया या फिर आपका म्यूकस कम क्वांटिटी में सिक्रीट हुआ, जिसकी वजह से स्टमक की जो लाइनिंग थी उसको वो प्रिवेंट नहीं कर पाया अच्छे से। तो क्या हुआ, उस वजह से आपको एसिडिटी फील हुई कि आपकी जो इनर लाइनिंग है उसको एसिड ने डैमेज कर दिया है। ठीक है, इसीलिए एसिडिटी होती है।
Okay, the exit of the food from the stomach is regulated by a sphincter muscle which releases it in small amount into the small intestine. अब होता क्या है कि जो हमारा खाना है वो हमारे स्टमक के अंदर तो आ गया, अब उसके बाद क्या होता है, स्टमक के बाद खाना जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्टमक के बाद खाना जो है ये आपका स्मॉल इंटेस्टाइन है। नहीं नहीं नहीं, नो 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 नो, स्मॉल इंटेस्टाइन ये नहीं होता, ये लार्ज इंटेस्टाइन है। ये जो खुचड़ मुचड़ हो रखा है ये आपका स्मॉल इंटेस्टाइन है। क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन। स्टमक से, अब देखो ये मत सोचना कि लार्ज इंटेस्टाइन बीच में आ रहा है, नहीं, इसके पीछे एक कनाल होती है जो जॉइन हो रखी होती है स्मॉल इंटेस्टाइन से, ठीक है। तो स्टमक से खाना जो है वो आता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, खाना जो है वो स्टमक से आता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। अब क्या होता है, खाना ऐसा नहीं होता कि यहाँ पे डाइजेस्ट हुआ सीधा नीचे आ गया, नहीं, यहाँ पे एक स्फिंक्टर लगा होता है। क्या होता है? एक स्फिंक्टर लगा होता है, एक स्फिंक्टर लगा होता है जो क्या करता है, खाने को थोड़ी देर खुलेगा, मतलब खुलेगा फिर बंद हो जाएगा, फिर खुलेगा फिर बंद हो जाएगा, फिर खुलेगा फिर बंद हो जाएगा। तो खाना छोटे छोटे पार्ट्स में स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आता है, ना कि सारा का सारा जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाता है। तो जब खाना एग्जिट करता है स्टमक से, उसका रेगुलेशन एक स्फिंक्टर मसल के थ्रू होता है। स्फिंक्टर मसल जो है ये एक दरवाजे की तरह है, एक डोर की तरह है, ठीक है, विच रिलीजेज इट इन स्मॉल अमाउंट इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन। जो कहता है कि दरवाज़ा खुलेगा, कहेगा थोड़ा सा खाना जाएगा, फिर दरवाज़ा बंद हो जाएगा, फिर स्फिंक्टर मसल खुलेगा, खाना थोड़ा सा जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, फिर वो बंद हो जाएगा, फिर स्फिंक्टर मसल खुलेंगे, खाना जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, थोड़ा सा जाएगा और फिर बंद हो जाएगा। फ्रॉम द स्टमक द फूड एंटर्स द स्मॉल इंटेस्टाइन, और फिर हमारा खाना जो है वो स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाता है। अभी तक हमने किस किस को डाइजेस्ट कर लिया? अभी तक हमने स्टार्च को डाइजेस्ट किया। किसके अंदर डाइजेस्ट करा? सिंपल शुगर में, सिंपल शुगर में। किसके थ्रू डाइजेस्ट किया? किसके थ्रू डाइजेस्ट किया? सलाइवरी अमाइलेज की वजह से। फिर हमारा स्टमक में डाइजेशन हुआ प्रोटीन का। आप आगे पढ़ोगे, आपको आगे वर्ड ये मिल जाएगा। प्रोटीन का डाइजेशन होता है प्रोटीएज में, नहीं 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 नहीं, प्रोटीन का डाइजेशन होता है अमीनो 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 एसिड्स में, ठीक है। और ये डाइजेशन कौन कराता है? पेप्सिन, पढ़ा है ना हमने ऊपर, पेप्सिन, ठीक है। बाकी HCl और म्यूकस तो प्रिवेंट कर रही, HCl तो इसका एक्शन करवा रहा होता है और म्यूकस जो है वो इनर लाइनिंग को प्रिवेंट कर रहा होता है। अब खाना हमारा आ गया स्मॉल इंटेस्टाइन में। दिस इज़ द लॉन्गेस्ट पार्ट of the alimentary canal which is fitted into a compact space because of the extensive coiling. स्मॉल इंटेस्टाइन एलिमेंट्री कैनाल का सबसे बड़ा पार्ट होता है, बहुत बड़ा होता है, ठीक है। लेकिन ये एलिमेंट्री कैनाल के बहुत छोटे से एरिया में इसलिए प्रेजेंट होता है क्योंकि इसकी एक्सटेंसिव कॉइलिंग है। जैसे ये इतना लंबा, इतनी लंबी है कोई चीज़, अब हमने उसको मोड़ दिया मोड़ दिया मोड़ दिया मोड़ दिया, इतना मोड़ दिया, तो मोड़ मोड़ के तो वो छोटी हो ही जाएगी ना, ठीक है। द लेंथ ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन डिफर्स इन एनिमल्स डिपेंडिंग ऑन द फूड दे ईट। अब मेन क्या होता है ना, डाइजेस्टिव सिस्टम सारे एनिमल्स का ऑलमोस्ट सेम ही होता है, फ़र्क जो है उनकी स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। तो जो लेंथ होती है स्मॉल इंटेस्टाइन की, कि स्मॉल इंटेस्टाइन कितनी लंबी होगी, वो अलग होती है इन अलग 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 एनिमल्स में, डिपेंडिंग ऑन द फूड दे ईट, डिपेंडिंग अपॉन वो क्या खाना खाते हैं, उनकी स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ अलग अलग होती है। क्योंकि देखो जैसे हर्बीवोर्स है, हर्बीवोर्स ईटिंग अ ग्रास नीड अ लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन, उन्हें लंबी स्मॉल इंटेस्टाइन चाहिए होती है। क्यों? क्योंकि उनको टू अलाउ सेल्यूलोज टू बी डाइजेस्टेड, उनको सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करना होता है, इसलिए, और सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करना मुश्किल होता है, इस वजह से उन्हें लंबी स्मॉल इंटेस्टाइन चाहिए होती है। मीट इज़ ईजियर टू डाइजेस्ट, जो मीट होता है वो कंपैरेटिवली ईजियर होता है डाइजेशन करने के लिए, इसीलिए जो कार्निवोर्स होते हैं जैसे कि टाइगर्स, उनका शॉर्टर स्मॉल इंटेस्टाइन होता है। तो यहाँ पे आपसे पूछ सकते हैं कि कैसे आपका ये वाला पॉइंट जो है कि हर्बीवोर्स जो हैं
उनकी एक तो आपको ये पता होना चाहिए कि स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ जो है वो अलग अलग होती है डिपेंडिंग अपॉन कि कौन सा जानवर क्या खाना खा रहा है। अब हर्बीवोर जो है वो घास खा रहा है, तो उसको सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करना होगा। सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने के लिए टाइम लगता है, तो लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन होनी चाहिए। और जो मीट होता है वो ईजी होता है डाइजेस्ट करने के लिए, उससे कम टाइम लगता है। तो कार्निवोर जैसे कि टाइगर, उनकी स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी से भी काम चल जाता है। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज़ द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। अब होता क्या है, मेन हमारे खाने में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स ही होते हैं। बाकी हमारे वाइटामिन्स होते हैं और मिनरल्स होते हैं। तो वाइटामिन्स और मिनरल्स को हमें डाइजेस्ट नहीं करना होता, ये हमारे सीधे सीधे अब्जॉर्ब हो जाते हैं। हमें कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स को ही डाइजेस्ट करना होता है। तो हमारे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स जो हैं वो डाइजेस्ट होते हैं, और हमारा कंप्लीट डाइजेशन जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में ही हो जाता है। तो डाइजेशन कहाँ पे स्टार्ट होता है? डाइजेशन स्टार्ट माउथ में होता है, और कंप्लीट डाइजेशन जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन तक हो जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन तक हो जाता है। इट रिसीव द सिक्रीशन ऑफ द लिवर एंड पैनक्रियास फॉर दिस पर्पस। अब देखो, जब स्टमक डाइजेशन कर रहा था, तो स्टमक अपने गैस्ट्रिक ग्लैंड से खुद ही अपने अलग जूस निकाल रहा था। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करता है, वो सिक्रीशंस लेता है, मतलब फ्लूइड लेता है लिवर से और पैनक्रियास से। देखो, ये रहा स्मॉल इंटेस्टाइन, ये रहा आपका लिवर, ये वाला एरिया ये लिवर हो गया, ठीक है। और ये जो आपकी ये पैनक्रियास जो है वो आपकी ये हो गया, ठीक है। तो लिवर और पैनक्रियास दोनों से ही सिक्रीशन लेता है कौन? स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। द फूड कमिंग फ्रॉम द स्टमक इज़ एसिडिक। फूड जो स्टमक से आ रहा है वो एसिडिक होता है। एंड हैज़ टू बी मेड अल्कलीन फॉर द पैनक्रियाटिक एंजाइम्स टू एक्ट। अब होता क्या है बेटा, पैनक्रियास से हम पैनक्रियाटिक जूस ले रहे हैं, लिवर से भी सिक्रीशन ले रहे हैं, कौन? स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। अब खाना जो स्टमक से आ रहा है वो एसिडिक होता है। एसिडिक क्यों होता है? क्योंकि स्टमक में HCl रिलीज़ होता है, जो पेप्सिन की फंक्शनिंग के लिए ज़रूरी होता है। अब क्या होता है, जैसे पेप्सिन की फंक्शनिंग के लिए हमें एसिड चाहिए था, ऐसे जो भी पैनक्रियाटिक एंजाइम्स होते हैं, मतलब पैनक्रियाज जो जूसेस सिक्रीट करते हैं, उसके अंदर जो एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, वो एंजाइम्स जो है वो बेसिक मीडियम, यानी कि जिसको हम अल्कलीन मीडियम भी बोल सकते हैं, उसके अंदर काम करते हैं, ठीक है। तो हमें जो है अब खाने को अल्कलीन बनाना होता है। एसिडिक होता है हमारा खाना इनिशियली जब वो स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है, अब हमें उसको अल्कलीन बनाना है। फैट्स आर प्रेजेंट इन द, हाँ एक मिनट कुछ स्किप हो गया, हाँ, बाइल जूस फ्रॉम द लिवर अकम्प्लिश दिस इन एडिशन टू एक्टिंग ऑन फैट्स। तो जो बाइल जूस होता है वो लिवर हमारा सिक्रीट करता है। लिवर जो है वो क्या सिक्रीट करता है? लिवर हमारा बाइल जूस सिक्रीट करता है। ये बाइल जूस जो है वो अल्कलीन करता है खाने को, साथ ही साथ डाइजेशन ऑफ फैट्स भी करवाता है। फैट्स आर प्रेजेंट इन द इंटेस्टाइन इन द फॉर्म ऑफ लार्ज ग्लोब्यूल्स विच मेक इट डिफिकल्ट फॉर द एंजाइम्स टू एक्ट ऑन देम। अब होता क्या है, हमें अगर फैट का डाइजेशन करना होता है, तो फैट जो है ना वो लार्ज ग्लोब्यूल्स, मतलब बड़े बड़े गोले की तरह प्रेजेंट होते हैं, विच मेक्स इट डिफिकल्ट फॉर एंजाइम्स टू एक्ट ऑन देम। तो मुश्किल होता है एंजाइम्स के लिए कि वो एक्ट करे किस पे? इन ग्लोब्यूल्स पे। बाइल सॉल्ट्स ब्रेक देम डाउन इनटू स्मॉलर ग्लोब्यूल्स इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी ऑफ एंजाइम टू एक्ट। तो बाइल जो है, बाइल जूस के अंदर ना, बाइल जूस में बाइल सॉल्ट्स होते हैं। ये बाइल सॉल्ट्स क्या करते हैं, इनको छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट कर देते हैं। अब इन छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स के अंदर हमारा एंजाइम जो है वो एक्ट करता है। दिस इज सिमिलर टू द इमल्सिफाइंग एक्शन ऑफ द सोप। ये आप चैप्टर 4 में पढ़ोगे, जब आप पढ़ोगे तब पढ़ोगे, ठीक है। तो आपको तब इससे थोड़ा आप रिलेट कर पाओगे। द पैनक्रियास सिक्रीट्स पैनक्रियाटिक जूस विच कंटेन एंजाइम्स लाइक ट्रिप्सिन फॉर डाइजेस्टिंग प्रोटीन। अब देखो बेटा, प्रोटीन का डाइजेशन 2 बार होता है। प्रोटीन जो है वो हमारा प्रोटीन जो है, तो पेप्सिन जो है वो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, साथ ही साथ जो हमारे ट्रिप्सिन है वो भी प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। पेप्सिन प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है स्टमक में, और ट्रिप्सिन प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है।
एंड लाइपेज फॉर ब्रेकिंग डाउन इमल्सिफाइड फैट्स। और क्या सिक्रीट करते हैं पैनक्रियाज, तो पैनक्रियाज हमारे ट्रिप्सिन सिक्रीट करते हैं। और क्या सिक्रीट करते हैं, एंड लाइपेज फॉर ब्रेकिंग डाउन द इमल्सिफाइड फैट्स। अब क्या होता है, जो फैट्स होते हैं ये हमारे ग्लोब्यूल्स के फॉर्म में प्रेजेंट थे, तो जो बाइल सॉल्ट्स थे ना, बाइल सॉल्ट्स थे, उन्होंने इनको छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट किया। अब ये जो छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में इनको कन्वर्ट किया है ना, इसको हमने इमल्सिफाइड फैट्स बोल दिया। अब इन इमल्सिफाइड फैट्स के ऊपर कौन काम करता है, इन इमल्सिफाइड फैट्स के ऊपर काम करते हैं लाइपेज। और लाइपेज कौन सिक्रीट करता है, लाइपेज सिक्रीट करते हैं हमारे पैनक्रियास। ठीक है। The walls of the small intestine contain glands which secrete intestinal juices. The enzyme present in it finally convert the proteins to amino acids, complex carbohydrates to glucose, and fats into fatty acids and glycerol. So this is the main digestion आपका जो है वो क्या था, मैंने आपको बताया था कि माउथ में तो हमारा क्या होता है, जो स्टार्च है वो सिंपल शुगर में कन्वर्ट हो जाता है। प्रोटीन पेप्सिन की प्रेजेंस में जब स्टमक के अंदर होता है तब, और जब हमारा वैसे ना एनसीईआरटी ने ये लिखा नहीं हुआ है कि आपका प्रोटीन जो है वो अमीनो एसिड में पेप्सिन की वजह से कन्वर्ट होता है। एनसीईआरटी में यही बताया हुआ है कि प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम होता है हमारा पेप्सिन के बारे में ये बताया हुआ है। और साथ में प्रोटीन को डाइजेस्ट करके अमीनो एसिड में जो कन्वर्ट करता है ना एंजाइम, वो एंजाइम है हमारा ट्रिप्सिन। और ये ट्रिप्सिन कौन सिक्रीट करता है, ये ट्रिप्सिन सिक्रीट करता है स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारा सबसे पहले खाना आता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो हर्बीवोर की थोड़ी बड़ी होती है, कार्निवोर की छोटी होती है। उसके बाद क्या होता है, हमारा कंप्लीट डाइजेशन जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स का मेनली, क्योंकि जो वाइटामिन्स होते हैं और जो मिनरल्स होते हैं जो हमें खाने से मिलते हैं वो डायरेक्टली हमारी बॉडी अब्सॉर्ब कर लेती है, उनको ब्रेक डाउन नहीं करना होता। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स को हमें ब्रेक डाउन करना होता है, उससे हमारा क्या होता है, ब्रेक डाउन करना होता है। अब क्या होता है, खाना जो है वो हमारा जब आता है तो वो एसिडिक होता है क्योंकि वो स्टमक से आया होता है। अब हमें क्या करना है, हमें उसको बेसिक बनाना होता है। बेसिक क्यों बनाना होता है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स को डाइजेस्ट करने के लिए लिवर और पैनक्रियास अपना सिक्रीशन देते हैं। ठीक है, अपना सिक्रीशन देते हैं, अपने जूसेस देते हैं। तो लिवर जो है वो बाइल जूस देता है। ठीक है। अब पैनक्रियास जो है, पैनक्रियास हमारे एंजाइम्स रिलीज़ करता है। कौन कौन से एंजाइम्स, ट्रिप्सिन और लाइपेज, ये पैनक्रियास की सिक्रीशन है। तो लिवर का सिक्रीशन बाइल जूस, पैनक्रियास का सिक्रीशन ट्रिप्सिन और लाइपेज। तो जो पैनक्रियाटिक एंजाइम्स होते हैं, पैनक्रियाटिक एंजाइम्स यानी कि ट्रिप्सिन और लाइपेज, हम चाहते हैं कि काम करें, लेकिन ये काम करते हैं अल्कलीन मीडियम में। अल्कलीन मीडियम मतलब बेसिक मीडियम के अंदर। तो खाना जो हमारा है वो इनिशियली एसिडिक होता है, उसको हमें बेसिक में कन्वर्ट करना होता है। तो ये काम भी हमारा बाइल करता है। बाइल जूस जो है वो हमारा ये काम करता है। साथ ही साथ बाइल और क्या काम करता है, जो फैट्स होते हैं ना, फैट्स हमारे ग्लोब्यूल्स के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। जो फैट्स होता है वो ग्लोब्यूल्स के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, और इस ग्लोब्यूल्स को हमारा लाइपेज जो है वो फैट को डाइजेस्ट करता है। ट्रिप्सिन जो है वो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। तो लाइपेज जो है ना वो फैट को डाइजेस्ट करना चाह रहा होता है, लेकिन वो कर नहीं पा रहा होता है, क्योंकि फैट्स जो है वो बहुत बड़े बड़े ग्लोब्यूल्स में प्रेजेंट होते हैं। तो जो हमारा लिवर है वो बाइल जूस सिक्रीट करता है, और उस बाइल में बाइल सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं। ये बाइल सॉल्ट क्या करते हैं, इन ग्लोब्यूल्स को स्मॉल ग्लोब्यूल्स, जो छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स होते हैं, उसके अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। और इन स्मॉलर ग्लोब्यूल्स के ऊपर हमारा लाइपेज एक्ट करता है, और जो फैट्स होते हैं उनको फाइनली कन्वर्ट कर देता है फैटी एसिड में और ग्लिसरॉल में। ठीक है, फैटी एसिड में और ग्लिसरॉल में। ठीक है। अब ये ग्लिसरॉल क्या होता है तो ये आप आगे पढ़ लो, आगे और अच्छे से पढ़ लोगे। अभी आप इसको याद कर लो, आपको याद हो भी जाएगा। ठीक है। तो फैटी एसिड तो आपको पता है कि एसिड है।
ग्लिसरॉल क्या होता है, आप केमिस्ट्री आगे पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब क्या होता है, अब फैट का डाइजेशन हमने देख लिया। अब पैनक्रियास जो है ना वो ट्रिप्सिन भी सिक्रीट करते हैं। ये ट्रिप्सिन क्या करते हैं, ये करते हैं प्रोटीन का डाइजेशन, और ये प्रोटीन का डाइजेशन कर देते हैं अमीनो एसिड के अंदर, ठीक है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारा क्या हुआ, स्मॉल इंटेस्टाइन में लिवर और पैनक्रियास के सिक्रीशंस ने काम किया। क्या स्मॉल इंटेस्टाइन का कोई सिक्रीशन नहीं होता, होता है, यस। जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके भी सिक्रीशंस होते हैं। तो स्मॉल इंटेस्टाइन का सिक्रीशन, ठीक है, पैनक्रियास का सिक्रीशन और लिवर का सिक्रीशन, तीनों की मदद से हमारा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स डाइजेस्ट होते हैं। प्रोटीन और फैट्स जो है वो हमारे जो प्रोटीन्स है वो पैनक्रियास की वजह से डाइजेस्ट हो पाते हैं, और फैट्स जो है वो लिवर का बाइल जूस और लाइपेस इन दोनों की मदद से डाइजेस्ट हो पाता है। साथ ही साथ आपका जो इंटेस्टाइनल जूसेस होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन के जो जूसेस होते हैं वो किस चीज़ का डाइजेशन करवाते हैं, वो कार्बोहाइड्रेट्स का डाइजेशन कराते हैं। The walls of small intestine contain glands which secrete intestinal juices. The enzyme present in it finally, तो ये सब मिलके क्या करते हैं, फाइनल कन्वर्जन क्या होता है, देखो ट्रिप्सिन भी काम कर रहा है, लाइपेस भी काम कर रहे हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि ब्रेक डाउन करने में सिर्फ एक ही एंजाइम यूज़ हो, कभी कभार 2 से 3 एंजाइम भी यूज़ हो जाते हैं। तो वो आपको इतनी डिटेल में नहीं घुसना, आपको बस एंजाइम के नाम पता होने चाहिए और उनका जितना स्पेसिफिक फंक्शन होता है उतना स्पेसिफिक फंक्शन पता होना चाहिए। और फाइनली क्या हो जाता है, हमारा प्रोटीन्स जो भी हमारे खाने से हमको मिले होते हैं वो हमारे अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, और जो फैट्स है वो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो जाता है। और ये हमारी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है, ये आपको पता होना चाहिए। सवाल आपके जब आते हैं ना डाइजेशन से, तो एक तो यहाँ पे इस कन्वर्जन से आते हैं कि क्या किस में कन्वर्ट हो रहा है, और एक ये HCl वाले टॉपिक से आते हैं, ठीक है, और स्टार्च वाले से। क्योंकि डाइजेशन का मतलब यही है कि कौन सी चीज़ किस चीज़ में डाइजेस्ट हो रही है, किसकी वजह से डाइजेस्ट हो रही है, कौन सा एंजाइम यूज़ हो रहा है। तो बाकी सारी चीज़ें तो पूछे ना पूछे, पर सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी में आपको ये चीज़ें में पता होनी चाहिए, ओके। वैसे तो पूरा इंपॉर्टेंट है। अब देखो, डाइजेस्टेड फूड इज़ टेकन अप बाय द वॉल्स ऑफ इंटेस्टाइन। अब जो इंटेस्टाइन की वॉल्स होती हैं उसको डाइजेस्टेड फूड जो है वो ले लिया जाता है। द इनर लाइनिंग ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैज़ न्यूमरस फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड विलाई। तो विलाई जो न्यूमरस ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, देखो स्मॉल इंटेस्टाइन ऑलरेडी कॉइल्ड है, जैसे मान लो ये स्मॉल इंटेस्टाइन ऐसे कॉइल्ड हो रखा है, इसके अंदर और ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस प्रेजेंट होते हैं, और ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, फिंगर लाइक ऐसे 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 और प्रेजेंट होते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये जो खाना जो है हमारा स्मॉलर कंपोनेंट में से ब्रेक हो रखा होता है, ये इस खाने को करते हैं अब्जॉर्ब। क्या करते हैं, खाने को अब्जॉर्ब करते हैं, खाने को ले लेते हैं। विच इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ अब्जॉर्प्शन। अब होता है क्या है, द इनर लाइनिंग जो स्मॉल इंटेस्टाइन की होती है उसके पास न्यूमरस फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जिनको हम विलाई बोलते हैं। ये इंक्रीज़ कर देते हैं सरफेस एरिया अब्जॉर्प्शन के लिए, क्योंकि देखो जब भी हम कुछ ऐसे ऐसे घुमा के बनाएंगे ना तो सरफेस एरिया बढ़ेगा। स्मॉल इंटेस्टाइन भी ऐसे ऐसे घूम के बना हुआ था तो उसका सरफेस एरिया जो है वो बहुत ज़्यादा होता ही है, और उसके अंदर भी विलाई प्रेजेंट है जो घूम घूम के फिर से बने हुए हैं ऐसे। तो ये भी सरफेस एरिया बढ़ा रहे होते हैं अब्जॉर्प्शन के लिए, ठीक है। अब देखो जैसे यूजुअली ये है, अब अब्जॉर्प्शन ऐसे यहाँ पर होगा, अब यही मैंने इसको ऐसे ऐसे कॉइल कर दिया, तो अब्जॉर्प्शन यहाँ से भी हो सकता है, यहाँ से सारे एरिया में हो सकता है, अंदर की तरफ से भी सारे एरियाज़ में हो सकता है। इसलिए हम कहते हैं कि सरफेस एरिया जो है वो इंक्रीज़ हो गया अब्जॉर्प्शन के लिए। द विलाई आर रिचली सप्लाइड बाय ब्लड वेसल्स। अब जो विलाई होती है ना, जैसे विलाई हैं, ये रिचली सप्लाइड होती हैं बाय ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स जो हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रेजेंस होती हैं। क्यों होती है प्रेजेंट, क्योंकि अल्टीमेटली खाना जो है हमारा वो ब्लड में जाता है। ये जो अब्जॉर्प्शन होगा ना, अब्जॉर्प्शन होने के बाद विच टेक द अब्जॉर्ब्ड फूड टू ईच एंड एवरी सेल। तो ये विलाई जो है ये अब्जॉर्ब करती हैं किसको, जैसे ये फूड है, ये फूड है, ये छोटे छोटे डॉट 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 ये सिंपलर कॉम्पोनेंट्स हैं। विलाई इनको अब्जॉर्ब करेंगी, अब्जॉर्ब करके ब्लड में डाल देगी, और ब्लड क्या करेगा, ब्लड हमारा ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, ब्लड हमारा बहेगा और हमारे सेल्स तक जाएगा।
बॉडी के सारे सेल्स तक जाएगा और सारे सेल्स को ये अब्जॉर्ब्ड फूड मिल जाएगा। ठीक है। द विलाई आर रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स विच टेक द अब्जॉर्ब्ड फूड टू ईच एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी वेयर इट इज़ यूटिलाइज्ड फॉर ऑब्टेनिंग एनर्जी, जिससे खाना जो है वो यूटिलाइज होता है। जो हमने खाने को तोड़ मरोड़ के सिंपलर कॉम्पोनेंट्स में ब्रेक किया, अब्जॉर्ब किया खाने को, तो अब ये खाना यूटिलाइज होगा एनर्जी ऑब्टेन करने में, बिल्डिंग अप न्यू टिश्यूज़, नए टिश्यूज़ बनाने में, और ओल्ड टिश्यूज़ को रिपेयर करने के लिए। द अनअब्जॉर्ब्ड फूड, अब जो खाना अब्जॉर्ब नहीं हो पाता है उसको हम सेंड इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन, उसको लार्ज इंटेस्टाइन में भेज देते हैं, वेयर इट्स वॉल अब्जॉर्ब मोर वाटर फ्रॉम दिस मटेरियल, जिसमें क्या होता है इस मटेरियल से वाटर जो है वो अब्जॉर्ब करता है लार्ज इंटेस्टाइन। द रेस्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन का बस इतना ही काम होता है कि जो अनअब्जॉर्ब्ड फूड होता है ना स्मॉल इंटेस्टाइन में से, उसको लार्ज इंटेस्टाइन में भेजा जाता है और लार्ज इंटेस्टाइन की वॉल्स जो है उसमें से पानी को अब्सॉर्ब करती हैं। ठीक है। द रेस्ट ऑफ द मटेरियल इज रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी वाया एनस। द एग्जिट ऑफ दिस वेस्ट मटेरियल इज रेगुलेटेड बाय एनल स्फिंक्टर, और जो स्फिंक्टर यानी कि जो दरवाज़ा होता है जो काम करता है बाहर के एनवायरनमेंट और एनस के बीच में, उसको एनल स्फिंक्टर बोलते हैं। तो एनल स्फिंक्टर खुलता है तभी जाके ये अनडाइजेस्टेड वेस्ट, जिसे हम फीकल मैटर भी बोलते हैं, ये बाहर निकलता है। ठीक है। तो देखो बेटा, स्फिंक्टर हमने दो जगह पे पढ़े थे। एक हमारा स्फिंक्टर था स्टमक और इंटेस्टाइन। कौन सा इंटेस्टाइन? स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में एक स्फिंक्टर था। और एक स्फिंक्टर हमने पढ़ा है लार्ज, नहीं, लार्ज इंटेस्टाइन नहीं, एनस और आउटर इन्वायरमेंट। ये खुलता है तभी एनस से आउटर इन्वायरमेंट में फीकल मैटर आता है बाहर। मोर टू नो, आप देख लो। डेंटल कैरीज, टूथ डिके कॉजेज ग्रेजुअल सॉफ्टनिंग ऑफ द इनामल एंड डेंटाइन। इट बिगिंस व्हेन द बैक्टीरिया एक्टिंग ऑन शुगर प्रोड्यूस एसिड्स। तो हमारा टूथ डिके कैसे होता है? एडिटिंग करेंगे ना? हाँ कर दूंगी, चल निकल यहाँ से। टूथ डिके जब होता है तो जो इनामल और डेंटाइन है ये हमारे टीथ के ही कॉम्पोनेंट्स होते हैं, टीथ के ऊपर ही प्रेजेंट होते हैं। इनामल तो टीथ की कवरिंग होती है। ठीक है। तो ये सॉफ्ट होना शुरू हो जाता है। और ये सॉफ्ट क्यों होना शुरू हो जाता है? क्योंकि जो बैक्टीरिया है वो शुगर्स पे एक्ट करता है, क्योंकि जो भी हम खाना खाते हैं हमारा स्टार्च जो है वो सिंपल शुगर्स में डाइजेस्ट हो जाता है, तो टीथ के ऊपर ना शुगर प्रेजेंट होती है। तो जो बैक्टीरिया है ना वो क्या करता है, बैक्टीरिया शुगर के ऊपर, शुगर जो है उस पर एक्ट करता है और एसिड्स प्रोड्यूस करते हैं जो सॉफ्ट कर देते हैं और डीमिनरलाइज कर देते हैं इनामल को। डीमिनरलाइज मतलब कैल्शियम होता है ना हमारे दांतों में, उसको डीमिनरलाइज कर देते हैं। मासेस ऑफ बैक्टीरियल सेल्स जो हैं विद टुगेदर विद फूड पार्टिकल्स स्टिक टू द टीथ टू फॉर्म डेंटल प्लेग। और डेंटल प्लेग जो है ये हमारा येलो कलर का होता है, जो हम कहते हैं ना दांत पीले हो गए, उसको डेंटल प्लेग ही बोलते हैं। तो जब बहुत सारे बैक्टीरिया और खाना जो हमारा दांतों में फंसा रह जाता है या उसके ऊपर जो लेयर प्रेजेंट हो जाती है वो मिलके प्लेग बना लेते हैं। सलाइवा कैन नॉट रीच द टूथ सरफेस टू न्यूट्रलाइज द एसिड्स एज प्लेग कवर द टीथ। अब सलाइवा हमारा एसिडिक होता है। ठीक है। सलाइवा जो है ये न्यूट्रलाइज कर देता है। अच्छा एक सेकंड, सॉरी, सलाइवा न्यूट्रलाइज कर देता है। सलाइवा इज़ नॉट एसिडिक। सलाइवा जो है वो न्यूट्रलाइज कर देता है एसिड को, लेकिन क्योंकि ये प्लेग की लेयर बन जाती है उस वजह से वो न्यूट्रलाइज नहीं कर पाता। ब्रशिंग द टीथ आफ्टर ईटिंग रिमूव द प्लेग। अब ये जो प्लेग हमारा बनता है ये हट जाता है अगर हम टीथ को रेगुलरली ब्रश करते हैं तो, बिफोर द बैक्टीरिया, जिससे पहले जो है वो एसिड्स प्रोड्यूस हो। इफ़ अनट्रीटेड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में इन्वेट, तो अगर इसको ट्रीट नहीं किया गया तो ये इन्वेट मतलब और ज़्यादा कॉजिंग इन्फ्लामेशन एंड इन्फेक्शन। तो अगर आप प्रिवेंशन ना करें तो टूथ डिके के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है। व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन ऑटोट्रॉफिक एंड हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन? ऑटोट्रॉफिक में खाना खुद बनाया जाता है, हेटरोट्रॉफिक में यू आर डिपेंडेंट ऑन समवन। ओके,
सनलाइट जो है वो एक में यूज़ की जाती है, दूसरे में नहीं की जाती है, ठीक है। तो ऐसे ही बहुत सारे हमारे डिफरेंसेस होते हैं बिटवीन दी ऑटोट्रॉफिक। उसके बाद है वेयर डू प्लांट्स गेट ईच ऑफ द रॉ मटेरियल फ्रॉम द रिक्वायर्ड फोटोसिंथेसिस। तो ये अपने ऊपर देखा हुआ है कैसे, देखो बता ही देती हूँ मैं। लोड ही नहीं हो रहा। नाइट्रोजन जो है वो सॉइल से ली जाती है, वाटर जो है वो भी सॉइल से लिया जाता है, ठीक है। और बाकी जितने भी रॉ मटेरियल्स होते हैं वो, सनलाइट जो है वो तो हमें सनलाइट भी इन्वायरमेंट से मिल जाती है, वाटर सॉइल से मिल जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इन्वायरमेंट से मिलती है, स्टोमाटा जो है वो ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा जो है उसकी वजह से हमें मतलब CO2 जो है वो आप स्टोमाटा से ही ले पाते हो। स्टोमाटा की ओपनिंग और क्लोजिंग होती है तभी आप CO2 अंदर ले पाते हो, प्लांट ले पाता है, ठीक है। इनऑर्गेनिक नाइट्रेट्स होते हैं, ये सब हमारे सॉइल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये हो गए रॉ मटेरियल्स जो प्लांट को चाहिए होते हैं। तो प्लांट कैसे लेता है, जैसे देखो गार्ड सेल्स हैं, उनकी ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ गार्ड सेल्स, ठीक है। इसी की वजह से स्टोमाटा ओपन होता है या स्टोमाटा क्लोज होता है, और स्टोमाटा की ओपनिंग और क्लोजिंग से ही हमें CO2 जो है, जब स्टोमाटा ओपन होता है तो आप CO2 ले पाते हो, स्टोमाटा क्लोज होता है तो CO2 नहीं ले पाते, ठीक है। देखो डिराइव न्यूट्रिशन, इसमें आप सैप्रोफाइट्स वगैरह भी मेंशन कर सकते हो अगर करना चाहो तो, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा है नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द रोल ऑफ एसिड इन आर स्टमक। तो एसिड का क्या रोल होता है, एक तो कि जो पेप्सिन है उसकी एक्टिविटी को फैसिलिटेट करना, और दूसरा कोई भी बैक्टीरिया वगैरह अगर आ जाता है खाने के थ्रू तो वो मर जाए। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स का क्या काम होता है, तो डाइजेस्टिव एंजाइम्स डाइजेशन करते हैं, ठीक है। पेप्सिन जो है ये हमारा प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, और जो हमारा ट्रिप्सिन है वो प्रोटीन को कन्वर्ट कर देता है अमीनो एसिड्स के अंदर, ठीक है। फिर उसके बाद जो हमारा डाइजेस्टिव एंजाइम है जिसको हम बोलते हैं सलाइवरी अमाइलेज, तो सलाइवरी अमाइलेज क्या करता है, सलाइवरी अमाइलेज कन्वर्ट कर देता है स्टार्च को सिंपल शुगर के अंदर, ठीक है। उसी के साथ साथ हमारा लाइपेज था जो फैट्स को कन्वर्ट कर देता है किसके अंदर, फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल के अंदर। फिर हमारे कुछ इंटेस्टाइनल जूसेस भी होते हैं, ठीक है, जो हमारा फिर कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं उनका कन्वर्जन जो है वो ग्लाइकोज के अंदर हो जाता है थ्रू डाइजेस्टिव एंजाइम्स ओनली। हाउ इज़ द स्मॉल इंटेस्टाइन डिज़ाइन टू अब्जॉर्ब द डाइजेस्टेड फूड। तो हम कैसे होता है, विलाई फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, जो विलाए होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस जो है न्यूमरस होते हैं विलाए, विच इंक्रीजेज द सरफेस एरिया। ये रिचली सप्लाइड होते हैं बाय ब्लड वेसल्स जो अब्जॉर्ब करते हैं फूड को और ट्रांसपोर्ट कर देते हैं फिर एवरी सेल को। कैसे, विलाई जो है वो खाने को अब्जॉर्ब करती हैं और ब्लड में भेज देती हैं, और ब्लड जो है उससे खाना पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो जाता है, ठीक है बेटा। तो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड वन मेजर टॉपिक। देखो टाइम लग गया पर अच्छे से समझाना था तो यही होता है, टाइम लग ही जाता है। ऊपर से पढ़ाती थी, कुछ समझना है उसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इस टॉपिक से सवाल आते हैं, ऐसा नहीं है इससे पहले वाले से नहीं आते, पर इससे भी सवाल आते हैं और ये आपको पता होना चाहिए। ह्यूमन बॉडी का बेसिक तो आपको पता ही होना चाहिए ना। हमने इंडेक्स क्वेश्चंस पे डिस्कस कर लिए सारे, ठीक है। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन आपने पहले भी पढ़ा हुआ है कि एक में सनलाइट चाहिए होती है, एक में सनलाइट नहीं चाहिए होती। ऐसे करके आप काफ़ी सारे डिफरेंसेस लिख सकते हो, एक अपना खाना खुद बनाते हैं, दूसरा अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं, ठीक है। ये सब कुछ अब हमें रेस्पिरेशन करना था, हम रेस्पिरेशन शुरू भी कर देते पर फिर अगेन ना आधा भी ही पढ़ा पाऊँगी मैं, जैसे आपको या तो एक्टिविटीज़ ही डिस्कस करवा पाऊँगी, तो इससे बढ़िया इसको हम नेक्स्ट पार्ट में ही शुरू करेंगे। थोड़ा टाइम हमें ज़्यादा लग गया नेक्स्ट पार्ट में। एक अब देखो आप खुद ही देखो कि डिटेलिंग इतनी ज़्यादा है न्यूट्रिशन में। आपने पहले लाइफ प्रोसेसेस का इंट्रोडक्शन देखा, उसमें उन्होंने
सिर्फ एक ही बात मेजरली वो समझाना चाह रहे थे कि डाइजेशन में क्या होता है, सिंपलर सब्सटेंसेस का ब्रेकडाउन होता है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस का ब्रेकडाउन होता है सिंपलर सब्सटेंसेस के अंदर। तो उन्होंने कितनी डिटेल में और कितने अच्छे से एनसीईआरटी ने उसको लिख रखा है, ठीक है। तो मैंने हर एक लाइन आपको एक एक एक्सप्लेन करी है, इसलिए उसमें टाइम लगा। फिर लाइफ प्रोसेसेस उनको क्यों बोलते हैं, ये आपको पता तो होना चाहिए कि हम कह रहे हैं कि न्यूट्रिशन एक लाइफ प्रोसेस है, तो वो क्यों है, ये आपको पता होना चाहिए। फिर अगर हमने न्यूट्रिशन स्टार्ट किया, उसमें हम ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन पढ़ रहे हैं। ऑटोट्रॉफिक में हमने प्लांट पढ़ा, फिर प्लांट में हमने कुछ एक्टिविटीज़ देखी जो बताती हैं कि कैसे CO2 जो है वो असेंशियल होता है फोटोसिंथेसिस के लिए, है ना। क्लोरोफिल असेंशियल है फोटोसिंथेसिस के लिए, सनलाइट असेंशियल है, स्टार्च टेस्ट देखा, स्टोमेटा वगैरह पढ़ा, राइट। फिर हेटरोट्रॉफिक स्टार्ट किया, उसमें भी हमारा अमीबा के बारे में पढ़ा। फिर हमने ह्यूमन बींग्स को अगले पार्ट में देखा। तो जब और ह्यूमन बींग्स का डाइजेशन अपने आप में कितना बड़ा है, ये आपने खुद ही महसूस किया है, खुद ही एक्सपीरियंस किया होगा। तो पार्ट अगर बड़ा हो जाए उसमें वो मैटर नहीं करता, बट आपको अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द फर्स्ट लाइफ प्रोसेस जो हम पढ़ रहे थे, दैट इज न्यूट्रिशन। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच एंड बाय।